हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग असम राइफल्स के लिए जीके जीएस का क्लास 7 करने वाले हैं। और आप लोग को एक बात बता दें, आप लोग को हम टेलीग्राम में हर एक क्लास का पीडीएफ देना शुरू कर दिए हैं। कल हम लोग जो 6 क्लास हम लोग किए थे जीके जीएस का, उसका आप लोग को पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं ज्वाइन हुए टेलीग्राम ग्रुप में तो जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर हम डाल दिए। और आप लोग जो है एक गलती करते हैं, क्या करते हैं कि क्लास आप लोग नहीं लेते हैं। जब हम आप लोग के लिए क्लास नहीं लाएंगे तो आप लोग बार बार कमेंट करके बताते रहते हैं कि सर क्लास क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ऑफ हो रहा है। जब आपका क्लास होते जाता है तो आप लोग क्लास को देखते नहीं हैं। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग हमसे बार बार टेलीग्राम में बोलिएगा कि हमको सर पीडीएफ दे दीजिए पूरा बुक जीके का, इंग्लिश का, ये सब का। तो फिर आप उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग को अभी क्लास लेना है तो लीजिए, फिर वरना बाद में आप लोग को खुद अपना प्रॉब्लम आप लोग समझिएगा। तो बाकी हमारा काम है पढ़ाने का, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, बस आप लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। आप लोग फिर समझिएगा। चलिए हम आप लोग का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 7 क्लास, बाकी जितने भी क्लासेस हैं जो भी लोग नहीं देखे जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट आज हो सके तो पूरा बना देंगे, बाकी 3 क्लास का प्लेलिस्ट बना चुके हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। NH-44 जो है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये है। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस NH की। ठीक, NH के बारे में अभी आप लोग को बता देते हैं कि NH की स्थापना क्या हुई थी और NH जो होता है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको आगे बताया था। तो मेन इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वो है NH-44। नाम पूछेगा तो आप लोग को NH-44 बनाना है। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। NHAI का फुल फॉर्म होता है, आप लोग NHAI नाम सुने होंगे लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो आज आप लोग जान लीजिए कि NHAI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और इसका काम क्या होता है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH हैं, जैसे कि अभी आप लोग को NH बताएं, इसका नियंत्रण और रख रखाव करती है। अगर किसी भी NH पर कुछ खराबी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, रोड खराब है, तो इन सभी का रख रखाव कौन करता है? NHAI करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड जो अभी आपको क्रांति करा रहे हैं, पीली क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति, इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों उत्पादन से। पीली क्रांति, ये सब क्रांति लाए गए थे एक उत्पादन के लिए कि इस क्रांति से ये संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल एवं बागवानी से। तो समझ में आ गया, पीली क्रांति किससे संबंधित है? सरसों उत्पादन। लाल क्रांति प्याज उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी उत्पादन। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन। ठीक, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और नीली क्रांति मछली उत्पादन। हरित क्रांति के बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? M स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? M स्वामीनाथन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने में आप लोग करा रहे हैं बस इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं, कुछ फालतू बेगाना नहीं करा रहे हैं। ठीक, हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? M स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के बारे में आप लोग को कुछ बात बता देते हैं। जो बात हम बताएंगे वो जो बोल रहे हैं उसको भी आप लोग को नोट करना है। ठीक, हरित क्रांति, इसमें हरित क्रांति क्यों आया था, हरित क्रांति क्यों लाया गया था? इसमें आपके गेहूं और चावल के सर्वाधिक उत्पादन हुए थे। हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? M स्वामीनाथन को। और विश्व में मैक्सिको से शुरुआत हुआ था हरित क्रांति का। ठीक, विश्व में कहाँ से शुरुआत हुआ था हरित क्रांति का? मैक्सिको से शुरुआत हुआ था। और
इसको 1960 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी और औपचारिक रूप से बात किया जाए तो 1964-66 में ये शुरुआत हुई थी। औपचारिक रूप से 1964-66 में शुरुआत हुई थी और 1960 में ये भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। औपचारिक रूप से 1964-66 में और ऐसे 1960 में मैक्सिको से शुरुआत हुई थी। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम स्वामीनाथन को। ये एम स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। विश्व में आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैक्सिको हुई थी, ठीक। अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में पंजाब से हुई थी और औपचारिक रूप से भारत में 1964-66 में शुरू हुई। अब भारतीय हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन को कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जो बात आपको बताएं आप लोग उसको याद रखिएगा। बोलिए, ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? मैक्सिको से हुई। विश्व के हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? एम स्वामीनाथन कहा जाता है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गेहूं और चावल से। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। और इसमें आपके पूछे जाएंगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपके श्वेत क्रांति, ठीक। हरित क्रांति आपके गेहूं और चावल से संबंधित है। बाकी इधर रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति सरसों उत्पादन से, लाल क्रांति प्याज उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी उत्पादन से। तो उत्पादन से रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। और ये सभी हरित क्रांति में जो आपको बात बताए उसको याद रखना है, श्वेत क्रांति में जो बात बताए उसको याद रखना है। देखिए, देश की 54% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ये भी आपसे पूछे जाएंगे। देश की 54% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक। आगे है आपके खरीफ फसल और रबी फसल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसको बता नहीं सकते हैं। खरीफ फसल और रबी फसल, इसमें आपके पूछे जाएंगे कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो आपको याद रखना है जून जुलाई में बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर, बस आपको इतना याद रखना है कि जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर। और जून जुलाई में आपकी खरीफ फसल में जितने भी आपके फसल रोपे जाते हैं उसकी बुआई होती है और इस फसल की जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में, और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर। एक और आपसे पूछे जाएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में आपके फसल होंगे और पूछे जाएंगे इनमें से कौन खरीफ फसल है। आपको हम बता देते हैं खरीफ फसल के एग्जाम्पल, आप लोग नोट कीजिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। खरीफ फसल के एग्जाम्पल क्या क्या होता है? खरीफ फसल में धान होते हैं, धान, सबसे पहला धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, गन्ना, अरहर, मूंग, ये सभी आपके खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। यानी कि ये सभी फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटे जाते हैं। फिर से एक बार नोट कीजिएगा ध्यान से। धान, खरीफ फसल के एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिएगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, जूट, सोयाबीन, गन्ना, अरहर और मूंग, ये सभी आपके खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। हो गया। अब हम लोग चलते हैं रबी फसल में। रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल में कौन कौन से फसल होते हैं? ध्यान से इसमें भी आप लोग नोट कीजिएगा। क्या क्या? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सभी आपके कौन है? रबी फसल के एग्जाम्पल है। कौन कौन? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, ये सभी आपके रबी फसल में है। इन सभी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे कि अभी आपका चल रहा होगा गेहूं की कटाई,
ठीक, तो समझ में आ गया खरीफ फसल के एग्जाम्पल और रबी फसल के एग्जाम्पल। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हम लिखाए हैं उसको ही केवल नोट करना है, कुछ एक्स्ट्रा होता है कि जब पढ़ाने के ही टाइम याद आता है उसको आप लोग को बता देते हैं, उसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से नोट करना है। और क्लास के पीछे मत भागिए कि हाँ सर इतना सारा क्वेश्चन कराइए जिससे एग्जाम में आ जाए। जो आप लोग को करा रहे हैं वो आप लोग कीजिए, हमको मालूम है कि हमको क्या कराना है नहीं कराना है। वैसे भी आप लोग बहुत सारा क्लास चुके हैं, जीके आप लोग पूरा कर लीजिएगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे देखिए कोयला के प्रकार। कोयला क्या होता है, कोयला के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। कोयला क्या होता है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है और कार्बन की मात्रा जितना अधिक होता है ना कोयला में कार्बन की मात्रा जितना अधिक होगा कोयला उतना ही अच्छा होता है। क्या होता है? कोयला में कार्बन की मात्रा, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगी उस कोयला वो सबसे अधिक अच्छा कोयला होगा। तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इन चारों के बारे में आप लोग को हम डिटेल से बताने वाले हैं। कोयला का सबसे पहला प्रकार है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पिट कोयला। एंथ्रासाइट के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। एंथ्रासाइट क्या होता है? एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है। कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट में वो 80 से 90% होती है। कितना? 80 से 90% आपकी कार्बन की मात्रा होती है। आप लोग को अभी हम जस्ट बताए हैं कि कोयला में जितना अधिक कार्बन की मात्रा होगी कोयला उतना अच्छा होगा। तो एंथ्रासाइट में आप लोगों को कितना कोयला कार्बन की मात्रा होगी? 80 से 90%। तो ये आपका सबसे अच्छा कोयला होगा। आपसे सब पूछेगा कि कोयला का कौन सा प्रकार है जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, तो आपको बताना है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर बिटुमिन्स। बिटुमिन्स जो है वो दूसरे नंबर का, आपसे पूछेगा दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, वो आपको बताना है बिटुमिन्स। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो आपका 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। कितना? 60 से 80% आपको बिटुमिन्स में देखने को मिलेगा कार्बन की मात्रा। तो ये आपके दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला है। तीसरा नंबर का कोयला जो है सबसे अच्छा कोयला वो है आपका लिग्नाइट। इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। आप लोग को हम शुरू में ही बता चुके हैं कि जितना कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा कोयला उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे ज़्यादा आपका एंथ्रासाइट में है, सबसे अच्छा कोयला है। फिर उसके बाद बिटुमिन से, तीसरे नंबर पर लिग्नाइट है और चौथे नंबर पर पिट कोयला है। पिट कोयला सबसे ज़्यादा खराब कोयला है। क्या? पिट कोयला सबसे ज़्यादा खराब कोयला है। इसमें क्या होता है? इसमें मात्र 40% से भी कम आपका कार्बन पाया जाता है। और ये क्या होगा? ये ताप कम देगा और प्रदूषण ये ज़्यादा देगा। ठीक, चौथे नंबर का जो पिट कोयला है ये आपका इसमें तापमान इसको जलाने पर तापमान कम देता है और प्रदूषण ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है। लेकिन एंथ्रासाइट जो कोयला है सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें क्या होता है कि तापमान आपको तापमान अधिक देगा, लेकिन तापमान अधिक देगा और प्रदूषण भी ये कम करेगा। लेकिन पिट कोयला में क्या होता है? तापमान भी कम देता है और प्रदूषण ज़्यादा होता है, धुआं ज़्यादा निकलता है। ऐसा कोयला आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं होता है कि वो तापमान कम देगा लेकिन क्या होगा? धुआं बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो सबसे ख़राब कोयला होता है और इसमें सबसे कम कार्बन पाए जाते हैं, इस कारण से ये सबसे ख़राब कोयला होता है। तो कोयला के प्रकार के बारे में बता दिए। और आज आप लोग को इन सब ये रबी फसल खरीफ फसल बताएं, फिर उसके बाद ये क्रांति वगैरह का बताएं, हरित क्रांति बताएं, श्वेत क्रांति बताएं और पीली क्रांति, ये सब बताएं। और फिर NHI के बारे में बताएं और सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग क्या होता है, ये सभी आप लोग को बता दिए। उससे पहले एक और आप लोग बात नोट कीजिएगा कि आप लोग कुछ बता रहे हैं आप लोग को, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत में पहली रेल जो है वो 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी। भारत में सबसे पहले, आपसे पूछेगा भारत में सबसे पहले ट्रेन कौन चली थी? 16 अप्रैल। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853
को मुंबई से ठाणे के बीच कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आप लोग का क्लास? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं आप लोग क्लास कैसा लगा, जिससे हमको भी पता लगे कि हाँ, क्लास में अगर कोई कमी रह गया हो तो आप लोग के लिए हम वो पूरा कर सकें। बाकी आप लोग को इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी जितने भी आप लोग को बात बताएं लिखा हुआ और जो खुद से हम लोग बोले कुछ एक्स्ट्रा, उसको भी आप लोग को नोट करना है और सभी को याद करना है। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।